A very good morning to a very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. And we are doing second schedule of the Income Tax Act. And in the second schedule, we are on part 2. पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 से वो सारे मोड्स शुरू हो जाते हैं, वो तरीके शुरू हो जाते हैं जिस तरह से जिन तरीकों का इस्तेमाल करके टीआरओ अटैचमेंट या सेल या रिकवरी कर सकते हैं। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना, सेल कर देना, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर देना, और इस तरह से और भी मोड्स हैं जो कि सेक्शन 222 में मेंशन थे, और इन्हीं मोड्स को यहाँ पर शेड्यूल में भी मेंशन किया गया है रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 जो शेड्यूल का है वो ये कहता है कि 4 तरीके से, 4 मोड्स, MODES मोड्स से, 4 प्रकार, 4 तरीकों से टैक्स रिकवरी ऑफिसर प्रोसीड करेगा रियलाइज करने के लिए अमाउंट को। और वो जो 4 तरीके हैं वो, उनमें से पहला तरीका है मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर लेना। दूसरा तरीका है इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर लेना, अटैच और सेल कर लेना। तीसरा तरीका है डिफॉल्टर को अरेस्ट करके प्रिजन में डिटेन कर देना। और चौथा तरीका है डिफॉल्टर की चल अचल संपत्तियों को के लिए एक रिसीवर के मैनेजमेंट के लिए एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर देना, उसकी नियुक्ति कर देना। तो ये जो 4 तरीके हैं, इनमें से पहला तरीका कवर हो रहा है पार्ट 2 में शेड्यूल के, और उसमें हम हैं इस वक्त रूल नंबर 24 पर। रूल नंबर 24 बात करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में, और रूल नंबर 24 से कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट ऑफ अटैचमेंट। जो वारंट ऑफ अटैचमेंट है, वारंट एक तरह का ऑथराइजेशन होता है जो टीआरओ से उस ऑफिसर को मिला होता है जिसको अटैचमेंट करना है। तो ये जो वारंट ऑफ अटैचमेंट है उसकी एक कॉपी को चस्पा करने की बात की जा रही है कि कहाँ पे चस्पा किया जाएगा। जब भी प्रॉपर्टी को अटैच करना, जो अटैच करनी है, जिसको अटैच किया जाना है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका अटैचमेंट करने के लिए, उसका जो अटैचमेंट करने का तरीका ये है कि जो वारंट ऑफ अटैचमेंट की कॉपी को अफिक्स कर दिया जाएगा। अगर वो ग्रोइंग क्रॉप है तो उस जमीन पे अफिक्स कर दिया जाएगा जिस पे वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, और यदि वो प्रोड्यूस है जो कि काट लिया गया है और इकट्ठा कर लिया गया है काट के, तो जहाँ पे थ्रेशिंग फ्लोर होता है, जहाँ उसको दाने को अलग किया जाता है, या जहाँ पर दाने को निकाला जाता है, ट्रीडिंग आउट द ग्रेन, यानी दाने को निकाला जाता है, या जो भूसे का जो गड्डी होती है, इन तीनों में से किसी भी जगह पे जहाँ पर वो प्रोड्यूस डिपॉजिटेड है, उस प्रोड्यूस के ऊपर ऑन और इन विच इट इज डिपॉजिटेड, so where such produce has been cut or gathered on the threshing floor or place for trading out grain or the like, or fodder stack, on or in which it is deposited। तो जिस जमीन पे या जिस थ्रेशिंग फ्लोर के अंदर वो प्रोड्यूस डिपॉजिट की गई है, उसके ऊपर उसको चस्पा किया जाएगा। भाई प्रोड्यूस अगर कट गया, कटा नहीं है तो जमीन पे, कट गया तो फिर प्रोड्यूस के ऊपर। और एक और कॉपी जो उसकी होगी वो बाहर के दरवाजे पे चस्पा की जाएगी, या किसी साफ दिखने वाले पार्ट पे उस घर के चस्पा की जाएगी जिसमें डिफॉल्टर सामान्यतः रहता है, जो रिहायशी घर है उसका रहने की जगह है।
या अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर परमिट करते हैं तो या तो बाहर के दरवाजे पे या फिर उस घर के कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे जहां वो अपना बिजनेस कर रहा है या पर्सनली अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, वहां पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये टीआरओ के परमिशन से ही लगाया जा सकता है। अगर वो रह रहा है तो लगाया जा सकता है बिना टीआरओ के परमिशन के भी। और यदि वो बिजनेस कर रहा है या पर्सनली कोई गेन के लिए वर्क कर रहा है, उस घर के कंस्पिकुअस पार्ट पे लगाना है तो उसके लिए टीआरओ से लीव लेना पड़ेगा, यानी टीआरओ से परमिशन लेना पड़ेगा। The produce shall thereupon be deemed to have passed into the possession of the tax recovery officer। और ऐसा करने पे ये मान लिया जाएगा कि जो प्रोड्यूस था वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पोजीशन में चला गया है। ये है तरीका अटैचमेंट करने का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में। इसका 25 में प्रावधान है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। जो अंडर अटैचमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अटैच किया गया है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। 25(1) Where agricultural produce is attached, the tax recovery officer shall make such arrangements for the custody, watching, tending, cutting and gathering thereof as he may deem sufficient, and he shall have power to defray the cost of such arrangements। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहां अटैच होती है, अटैच कर ली गई है, टीआरओ अरेंजमेंट करेंगे उसकी कस्टडी के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए, उसका टेंडिंग मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ध्यान रखा जाता है उसको संभाल के रखने के लिए कि वो खराब ना हो जाए, तो अटेंड करना, उसको टेंडिंग करना, उसकी कटिंग और गैदरिंग, ये सारे काम जो है, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कटा नहीं था तो समय से काट लेना भी जरूरी है। तो कट करके गैदर करना, टेंडिंग में उसको इस तरह से रखना है कि खराब ना हो जाए। हो सकता है थ्रेशिंग भी करनी पड़े, उसमें से दाना भी निकालना पड़े, भूसे को भी अलग करना पड़ सकता है, टीआरओ को ये सारे अरेंजमेंट करने पड़ सकते हैं जो कि वो पर्याप्त समझते हैं, पर्याप्त मानते हैं, एज ही मे डीम सफिशिएंट। एंड उनके पास पावर होगा कि इस अरेंजमेंट के सारे कॉस्ट को वो खर्चा कर सकते हैं। डिफरे द कॉस्ट मतलब कॉस्ट का खर्चा करें। और 25(2) का मतलब क्या है? 25(2) में कहा गया है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी इम्पोज्ड बाय द टीआरओ इन दिस बिहाफ, either in the order of the attachment or in the subsequent order, the defaulter may tend, cut, gather and store the produce and do any other act necessary for maturing or preserving it. And if the defaulter fails to do all or any of the such acts, any person appointed by the TRO in this behalf may, subject to the like conditions, do all or any of the such acts, and the cost incurred by such person shall be recoverable from the defaulter as if they were included in the certificate। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीआरओ ऐसी कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं, या तो अटैचमेंट ऑर्डर में इंपोज कर सकते हैं या बाद के किसी ऑर्डर में इंपोज कर सकते हैं। और वो कंडीशन में ये कंडीशन भी हो सकती है कि जो डिफॉल्टर है वो ही उस प्रोड्यूस को टेंड करेगा, कट करेगा, गैदर करेगा, स्टोर करेगा, या और भी कोई कार्य जो जरूरी है वो करेगा उसको मैच्योर करने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए। ये कंडीशंस अटैचमेंट के ऑर्डर में भी लिखी जा सकती हैं या बाद के किसी ऑर्डर में भी लिखी जा सकती हैं टीआरओ के द्वारा। एंड इफ द डिफॉल्टर फेल्स टू डू ऑल और एनी ऑफ सच एक्ट्स, और अगर डिफॉल्टर इनमें से कोई भी काम करने में फेल कर जाता है तो कोई भी पर्सन जिसकी नियुक्ति की गई है टीआरओ के द्वारा उस काम के लिए इन दिस बिहाफ, उसी तरह के कंडीशंस के तहत जो लगाई गई थी टीआरओ के द्वारा, वो उन सब कामों को करेगा और जो भी खर्चा आएगा ऐसे व्यक्ति के द्वारा इनकर किया जाएगा, जो भी खर्चा वो रिकवर किया जा सकेगा डिफॉल्टर से, वो डिफॉल्टर से रिकवरेबल होगा जैसे कि वो सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड था। इस प्रकार से रिकवरेबल होगा कि जैसे वो सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड था। इसका मतलब उसकी रिकवरी टीआरओ खुद करेंगे।
जिस पर्सन को भी उन्होंने लगाया उसने काम कर दिया, फसल काट ली, रख दी, फ्रेश करा ली, मैच्योर कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, जो भी खर्चा आएगा वो रिकवरेबल है डिफॉल्टर से, जैसे वो टैक्स डिमांड की रिकवरी हो जो सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। तो यहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति होती है कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास ये स्पेशलाइज नहीं है कि वो उसका ध्यान रखेगा, और असेसिंग हो सकता है कि असेसिंग खुद ही कहे कि मैं इस प्रोड्यूस का ध्यान रख लूँगा, आप ऑर्डर कर दीजिए। उस केस में वो उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि खर्चा तो होना डिफॉल्टर का ही है। और अगर वो नहीं रखता तो किसी और का भी अपॉइंटमेंट टीआरओ कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, उसमें खर्चे जो है फिर डिफॉल्टर से रिकवर हो जाएंगे, जैसे कि वो सर्टिफिकेट में लिखे हों। और 25(3) में कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अटैच्ड एज ए ग्रोइंग क्रॉप शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू बी अंडर अटैचमेंट और टू रिक्वायर रीअटैचमेंट merely because it has been severed from the soil। जिस एग्रीकल्चर, ये बात क्लियर की जा रही है कि जिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अटैच किया गया था बढ़ते हुए क्रॉप के रूप में, यानी अभी कटान नहीं हुआ था, और जब बढ़ते हुए क्रॉप के रूप में उसको अटैच किया गया था, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू बी अंडर अटैचमेंट। ये नहीं माना जाएगा कि उसका अटैचमेंट अब खत्म हो गया है या दोबारा अटैचमेंट करने की ज़रूरत है, महज इसलिए क्योंकि उसको मिट्टी से अब हटा दिया गया था। यानी काटने के बाद, हटाने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि अब वो अटैच नहीं है या उसको दोबारा अटैचमेंट करने की ज़रूरत है। तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा अटैच करने की, वो जो अटैच्ड है तो अटैच्ड है। 4. Where an order for the attachment of a growing crop has been made at a considerable time before the crop is likely to be fit to be cut or gathered, जहां पर भी अटैचमेंट का जो ऑर्डर है एक ग्रोइंग क्रॉप का, वो किया गया रहा है कंसिडरेबल टाइम बिफोर, काफ़ी समय पहले, जब क्रॉप लाइकली था कि वो फिट हो जाएगा काटने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, उसके काफ़ी पहले अगर अटैचमेंट कर दिया गया रहा है तो टीआरओ में सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर फॉर सच टाइम एज ही थिंक्स फिट। तो टीआरओ इस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकते हैं ऐसे टाइम के लिए जो वो ठीक फिट समझते हैं, एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन मेक अ फर्दर ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द रिमूवल ऑफ द क्रॉप, और उनके डिस्क्रिशन में है कि वो एक फर्दर ऑर्डर भी कर सकते हैं जिसमें वो प्रोहिबिट करेंगे क्रॉप के रिमूवल को पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। यानी यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन वो जो ऑर्डर किया गया वो काफ़ी पहले कर दिया गया था, फसल के कटने में काफ़ी टाइम है, तो उस केस में टैक्स रिकवरी अफसर क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए या जो भी समय वो फिट समझते हैं वो उसके ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को, यानी अटैचमेंट के ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकते हैं, और उसके बाद फर्दर ऑर्डर यानी बाद में एक और ऑर्डर कर सकते हैं कि क्रॉप को अब रिमूव न किया जाए ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट के एग्जीक्यूशन में। कहने का मतलब ये है कि वो जो अटैचमेंट है उसको रोक सकते हैं, बाद में फिर जारी कर सकते हैं, बीच बीच में जब भी वो ठीक समझते हैं ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को रोकना वो रोक सकते हैं, फिर जारी कर सकते हैं। तो ये उनका डिस्क्रिशन है। कभी उनको लगता है कि अब अटैच रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कारण से, अब कारण कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पावर एक टीआरओ को दे दिया गया है। हाउएवर वो इसका इस्तेमाल प्रॉपर रीजन से करेंगे और रेवेन्यू के इंटरेस्ट में करेंगे, ये बात तो मद्देनजर रखनी ही चाहिए। और 25(5) में कहा गया है कि ग्रोइंग क्रॉप विच फ्रॉम इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड shall not be attached under this rule at any time less than 20 days before the time at which it is likely to be fit to be cut or gathered। एक ऐसा ग्रोइंग क्रॉप जिसकी प्रकृति ऐसी है कि वो स्टोर नहीं किया जा सकता, डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको अटैच नहीं किया जाएगा इस रूल के तहत 20 दिन से पहले, यानी 20 दिन के अंदर उसको अटैच कर लिया जा सकता है, लेकिन और 20 दिन से पहले उसको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है।
तो उसको अटैच नहीं किया जाएगा 20 दिन से पहले। उस समय से पहले जब वो संभावना है उसके कि वो फिट हो जाएगा काटने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, उसके 20 दिन के अंदर ही अंदर उसका अटैचमेंट किया जा सकता है, और उसके पहले अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। ये इसलिए क्योंकि वो स्टोर जब किया ही नहीं जा सकता तो उसका अटैचमेंट पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय आएगा तब उसको आप अटैच कर लीजिए, इससे उसी वक्त उसको काट के और सीधे मार्केट में भेजा जा सकता है। कई बार आपने बहुत पहले अटैच कर लिया और समय आ गया, और समय आ गया तो ध्यान नहीं रहा, और वो फसल जो है वो उसको काट दिया गया, और वो उसको काटने का इंतजाम भी किया गया तो समय से नहीं हो पाया, और वो स्टोर करने की कोई स्थिति में नहीं थी फसल, तो खराब हो सकती है। जहाँ फसल स्टोर नहीं की जा सकती, इस प्रकार की फसल है जिसको स्टोर ही नहीं कर सकते, जिसकी लाइफ बहुत कम है, सड़ जाएगी, ऐसी फसलें हैं, जैसे फ्रूट है या और भी फसलें हो सकती हैं जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता, वो काटने के जब संभावना होती है उसके बस 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर ही स्टोर उसको अटैच किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं डेट्स एंड शेयर्स। 26(1) में कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाय ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, a share in a corporation or other movable property not in the possession of the defaulter, except property deposited or in the custody of any court. The attachment shall be made by a written order prohibiting in the case of the debt the creditor from recovering the debt and the debtor from making the payment thereof until the further order of the TRO. In the case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon. In the case of the other movable property, except as aforesaid, the person in possession of the same from giving it over to the defaulter. डेट एंड शेयर के केस में जहां पर डेट ऐसी है जिसको जो कि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सिक्योर्ड नहीं है, यानी जहां पर कोई कागज नहीं बनाया गया लोन का, या कोई शेयर है किसी कॉरपोरेशन में, या कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिफॉल्टर के पोजीशन में नहीं है, सिवाय उस प्रॉपर्टी के जो कि कोर्ट में डिपॉजिटेड है या कस्टडी में है कोर्ट के। अगर ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि डिफॉल्टर के पोजीशन में नहीं है और उसको आपको अटैच करना है, सवाल ये उठता है कि उसको कैसे अटैच करेंगे आप? डेट या शेयर को कैसे अटैच कर सकते हैं? शेयर भी ऑनलाइन है, एसएससी के पोजीशन में नहीं है, और शेयर की सूचना कंपनी के रिकॉर्ड में रहती है। कोई डेट है जिसमें कोई कागज नहीं बनाया गया, उसको कैसे अटैच करेंगे? तो उसका अटैचमेंट एक रिटर्न ऑर्डर के द्वारा होगा, और उस रिटर्न ऑर्डर में ये मना किया जाएगा या प्रोहिबिट किया जाएगा लॉ के द्वारा कि अगर वो डेट है तो ये प्रोहिबिट किया जाएगा कि जो क्रेडिटर है उसका, वो उस डेट को रिकवर नहीं कर सकता। There will be a prohibition on the creditor from recovering the debt, and there will be a prohibition on the debtor, डेटर के ऊपर ये प्रोहिबिशन होगा कि उसका पेमेंट नहीं कर सकता जब तक कि फर्दर ऑर्डर ना हो टीआरओ का। तो डेट को स्पेसिफाई करते हुए ये कहा जाएगा कि क्रेडिटर इसको रिकवर नहीं करेगा, डेटर इसको इसका पेमेंट नहीं करेगा क्रेडिटर, क्योंकि ये डेट हम अटैच कर रहे हैं। उसका शेयर के केस में प्रोहिबिट किया जाएगा उस पर्सन को जिसके नाम पे वो शेयर है कि वो उस शेयर को ट्रांसफर नहीं करेगा या उस पर कोई डिविडेंड रिसीव नहीं करेगा। देयर विल बी प्रोहिबिशन ऑन द पर्सन, प्रोहिबिशन ऑन द पर्सन, प्रोहिबिटिंग द पर्सन जिसके नाम पे शेयर है, इन हुज नेम द शेयर में बी स्टैंडिंग, फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम, उसको ट्रांसफर करने से प्रोहिबिशन, और रिसीविंग एनी डिविडेंड, या डिविडेंड प्राप्त करने से भी प्रोहिबिशन। और अगर वो कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है
जैसा कि यहाँ सी में लिखा हुआ है। एज अफोरसेड का मतलब है कि जो सी में मेंशन्ड है, जो कोर्ट के कस्टडी में नहीं है, और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो पोजेशन में नहीं है डिफॉल्टर के, तो जो पर्सन है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, जो पोजेशन में है उसके, कि वो डिफॉल्टर को उसको नहीं देगा, वो अपने पास ही रखेगा। और 26(2) में कहा गया कि कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, ये रिटर्न ऑर्डर है, उसकी कॉपी शैल बी अफिक्स्ड ऑन सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द टीआरओ। टीआरओ के ऑफिस के कंस्पिकुअस, साफ दिखने वाले, कॉन्स्पिकुअस नहीं, साफ साफ दिखने वाले पार्ट पे, छुपा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए, कंसील्ड पार्ट नहीं होना चाहिए, कंस्पिकुअस पार्ट होना चाहिए। उस कंस्पिकुअस पार्ट पे ऑफिस के, टीआरओ के ऑफिस के, उसको अफिक्स कर दिया जाएगा। एंड अनदर कॉपी शैल बी सेंट इन द केस ऑफ द डेट टू द डेटर। और अगर डेट का केस है तो वो एक कॉपी उसकी डेटर को भी चली जाएगी। और अगर शेयर का केस है तो जो जिस कंपनी का जो ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसको चली जाएगी, जो शेयर वगैरह का ध्यान रखता है या अलॉटमेंट करता है। एंड इन द केस ऑफ द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट एज अफोरसेड, जैसा कि ऊपर है, उसके अलावा अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसा कि एक्सेप्शन यहाँ पर भी दिया, एक्सेप्ट एज अफोरसेड मतलब एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, ये पढ़ा जाएगा यहाँ पे, टू द पर्सन इन द पोजेशन ऑफ द सेम। उस पर्सन को भी जो उस प्रॉपर्टी के, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, उसको इस ऑर्डर की कॉपी को दिया जाएगा। और 3 में यह बात आ रही है कि डेटर प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 1 और ऑफ सब रूल 1, सब रूल 1 के क्लॉज 1 में जो डेटर प्रोहिबिट कर दिया गया, मे पे द अमाउंट ऑफ हिज डेट टू द टीआरओ, वो उस डेट को टीआरओ को पे कर सकता है। एंड सच पेमेंट शैल डिस्चार्ज हिम एज इफेक्चुअली एज द पेमेंट टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। और टीआरओ को पेमेंट करने से वो जो पेमेंट है उसको डेट से डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज ही मैंने फ्री कर देगा उस डेट से उस डेटर को, उतने ही इफेक्ट के साथ, उतने ही असर के साथ फ्री कर देगा जैसे कि अगर वो पेमेंट उस पार्टी को करता जो उसकी हकदार थी। तो ये हो गया सेक्शन 26, रूल 26, जिसमें कि डेट या शेयर की बात हो रही है कि उसको कैसे अटैच किया जाएगा। अब सवाल यह है कि किसी डिक्री को कैसे अटैच किया जा सकता है। अलग अलग चीज़ें हैं जिसको कि कैसे कैसे अटैच करना है, क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करने की बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से। अब आते हैं डिक्री का अटैचमेंट। 27(1), the attachment of a decree of a civil court for the payment of money or for sale in enforcement of a mortgage or charge shall be made by the issue to the civil court of a notice requesting the civil court to stay the execution of the decree unless and until the TRO cancels the notice, or the TRO or the defaulter applies to the court receiving such notice to execute the decree. तो यहाँ पे सिविल कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है जिसको डिक्री कहा जाता है। सिविल कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि कोई पैसा पे किया जाए फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, या किसी मोर्टगेज के या किसी चार्ज के एनफोर्समेंट में कोई सेल ऑर्डर कर दी है किसी एसेट की। सिविल कोर्ट किसी एसएससी का एसेट है जो कोर्ट सेल करने का ऑर्डर कर रहा है, या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि एसएससी को कोई पेमेंट कर दिया जाए। तो ऐसे ऑर्डर को जो सिविल कोर्ट के द्वारा किया गया है, टीआरओ उसको अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि टीआरओ चाहते हैं कि कोई पेमेंट उसको ना किया जाए, और क्योंकि टैक्स ड्यू है और टैक्स का पेमेंट पहले होना चाहिए। सो द अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ मनी या फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज or charge, sale of an asset in enforcement of the mortgage or charge shall be made by the issue to the civil court. ये अटैचमेंट किया जाएगा सिविल कोर्ट को इशू करके, एक नोटिस, सिविल कोर्ट को एक नोटिस इशू किया जाएगा और उस नोटिस में रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिक्वेस्ट इज इंपॉर्टेंट है।
सिविल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन को स्टे कर दें, अनलेस एंड अनटिल, जब तक ऐसा ना हो, जबकि ऐसा ना हो, जब तक कि ऐसा ना हो कि टीआरओ उस नोटिस को कैंसिल कर दे। कि नोटिस जब तक कैंसिल ना हो तब तक वो उसको स्टे करके रखें, और जो टीआरओ या डिफॉल्टर जब तक अप्लाई ना करे कोर्ट को, जिसने वो नोटिस रिसीव किया था, कि वो उस डिग्री को एग्जीक्यूट करे, तब तक के लिए वो उस डिक्री को स्टे करके रखें। Where a civil court receives an application under clause 2 of sub rule 1, it shall, on the application of the TRO or the defaulter, and subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, proceed to execute the attached decree and apply the net proceeds in satisfaction of the certificate. जो सर्टिफिकेट टीआरओ द्वारा इशू किया गया है, उस सर्टिफिकेट के सेटिस्फैक्शन में कोर्ट के द्वारा जो अटैच डिक्री, जिस डिक्री को अटैच किया गया था, यहाँ अटैच डिक्री का मतलब ये नहीं कि जो एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड है, अटैच डिक्री मतलब जिस डिक्री को टीआरओ ने अटैच किया है उसको एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोसीड्स हैं वो सर्टिफिकेट के सेटिस्फैक्शन में उसको लगा दें। यानी सर्टिफिकेट में जो टैक्स डिमांड है उसका पेमेंट उससे कर दें। ये एप्लीकेशन डिफॉल्टर भी कर सकता है और टीआरओ भी कर सकते हैं। डिफॉल्टर भी अप्लाई कर सकता है कि भाई जो ऑर्डर किया जा रहा है उसके प्रोसीड्स को टैक्स के लिए लगा दिया जाए। कई बार डिफॉल्टर कोऑपरेट कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, ये जो पैसा मुझे कोर्ट के ऑर्डर से मिलने वाला था ये मेरे टैक्स के पेमेंट के लिए लग जाए तो कोई बात नहीं, तो वो खुद एप्लीकेशन कर देगा। ऐसे टीआरओ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन की जा रही है इसमें ये नहीं लिखा जा रहा है कि कोई मन मर्जी नहीं है डिफॉल्टर की, उसमें कुछ भी लिख दे। ये एप्लीकेशन केवल इस बात की दी जा सकती है कि सर्टिफिकेट के सेटिस्फैक्शन में उन प्रोसीड्स को अप्लाई कर दिया जाए, और सब्जेक्ट टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अधीन ये सब काम होगा। उसके बाद क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है डिग्री का वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अनुसार ही हो सकता है, और यहाँ पे डिग्री को एग्जीक्यूट भी करना है, उसके बाद जो नेट प्रोसीड्स हैं वो सर्टिफिकेट के सेटिस्फैक्शन में अप्लाई करने हैं। उसके बाद अगला चीज आती है, कोई शेयर है किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसको कैसे अटैच करना है। Where the property to be attached consists of the share or interest of the defaulter in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the defaulter prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way. जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है, अगर वो कोई शेयर है या डिफॉल्टर का इंटरेस्ट है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो उसकी है, साथ में और भी को ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के, तो जो अटैचमेंट किया जाएगा उसमें एक नोटिस दिया जाएगा डिफॉल्टर, और उस नोटिस के द्वारा उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो अपना शेयर या इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता उस मूवेबल प्रॉपर्टी में, या उस मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से प्रतिभारित नहीं कर सकता, उस पर कोई भार नहीं डाल सकता, कोई किसी तरह से नहीं कर सकता। यानी जैसे उसके ऊपर कोई लोन नहीं ले सकता किसी से उसको गिरवी रख के, और भी किसी तरह से उसको प्रतिभारित वो नहीं कर सकता। तो ये प्रोहिबिशन ऑर्डर, ये प्रोहिबिशन नोटिस दिया जाएगा जिसमें कि उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है कि अपने शेयर को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स। So all the participants are requested to kindly keep their audio microphone shut. Kindly keep your microphone shut.
Now share in move. We come to rule 29, share of the salary of government servants. So government servant की salary कैसे attach की जा सकती है? 29. Attachment of the salary or allowance of servants of the government or a local authority may be made in the manner provided by 48 of Order 21 of the first schedule to the Code of Civil Procedure. And the provisions of the said rule shall, for the purposes of this rule, apply subject to such modifications as may be necessary. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फर्स्ट शेड्यूल है और फर्स्ट शेड्यूल में कई ऑर्डर्स हैं। उनमें से जो ऑर्डर 21 है वो डील करता है इस विषय से, जिसका कि रूल 48 है, जिसमें कि जिसके तहत गवर्नमेंट सर्वेंट की या लोकल अथॉरिटी के सर्वेंट की सैलरी या अलाउंसेस को अटैच किया जा सकता है। तो ये जो अटैचमेंट है ये रूल 48 जो है ऑर्डर 21 का, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंतर्गत आता है, उसके प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जो भी मैनर वहाँ पे प्रोवाइडेड है उस मैनर में किया जाएगा। और जो इस सेट रूल के जो प्रावधान है, इस रूल के पर्पज से जो उसके प्रावधान है वो ऐसे मॉडिफिकेशंस के साथ वो अप्लाई कर जाएंगे जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। यानी जो भाषा का वहाँ प्रयोग किया गया है, जहाँ पे जैसे कोई सिविल कोड लिखा हुआ है तो वहाँ TRO पढ़ लिया जाएगा। इस तरह के जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं उसके साथ उस कार्य को किया जा सकता है। ये TRO जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी को अटैच करते हैं तो इस तरह से करें। जब वो अटैचमेंट या सेल मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत कर रहे हैं। बाकी आपने देखा था कि 226 में भी ये प्रावधान है जिसमें कि सैलरी को अटैच किया जा सकता है। रूल 30 में कहा जा रहा है अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, where the property is a negotiable instrument not deposited in a court nor in the custody of a public officer. जब वो प्रॉपर्टी एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा कागज जो बेचा खरीदा जा सकता है, उसकी खरीद फरोख्त की जा सकती है, जो कि डिपॉजिटेड नहीं है किसी कोर्ट में, ना तो वो किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है, तो ना तो कोर्ट में है ना किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है। अगर उसको अटैच करना है तो अटैचमेंट शैल बी मेड बाय एक्चुअल सीजर, उसको सीज करके किया जाएगा। और एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी ब्रॉट बिफोर द TRO एंड हेल्ड सब्जेक्ट टू हिज ऑर्डर्स। एंड वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सीज करके TRO के समक्ष ले आया जाएगा और उसको सीज करके लाया जाएगा और TRO के ऑर्डर्स के अधीन उसको होल्ड करके रखा जाएगा। तो उसके बाद 31 कहते हैं कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द कोर्ट कस्टडी ऑफ द कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कस्टडी में है कोर्ट या पब्लिक ऑफिसर के, तो क्या करना है? वेयर द प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच्ड इज इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट और द कस्टडी ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर में सरकारी ऑफिसर। द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय नोटिस टू सच कोर्ट और ऑफिसर। तो अटैचमेंट किया जाएगा एक नोटिस देके ऐसे कोर्ट या ऑफिसर को। नोटिस का मतलब होता है केवल ध्यान में लाना। नोटिस कोई जबरन दी जाने वाली चीज नहीं होती। नोटिस मतलब ध्यान आकर्षित करना। तो नोटिस दिया जाएगा कोर्ट या ऑफिसर को उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, रिक्वेस्टिंग दैट जो सच प्रॉपर्टी है और जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड है जो उससे पेबल हो रहा है मे बी हेल्ड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर, उसको होल्ड करके रखा जाए, सब्जेक्ट यानी दिया ना जाए एसएससी को या डिफॉल्टर को, सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द TRO, और वो अधीन होना चाहिए TRO के फर्दर ऑर्डर्स के ऊपर। बाय होम द नोटिस इज इशू, इसके द्वारा नोटिस इशू किया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्रॉपर्टी इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, बशर्ते ये कि जब ऐसी प्रॉपर्टी किसी कोर्ट के कस्टडी में होती है, एनी क्वेश्चन ऑफ टाइटल और प्रायोरिटी अराइजिंग बिटवीन द TRO एंड एनी अदर पर्सन,
अगर कोई ऐसा सवाल उठता है कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल किसका है, किसकी प्रॉपर्टी है, या प्रायोरिटी किसकी है उस पैसे को लेने की, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज करता है पीआरओ और ऐसे दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो नॉट बीइंग द डिफॉल्टर, जो कि कोई डिफॉल्टर नहीं है, मतलब पीआरओ और दूसरा व्यक्ति का कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो ये क्लेम कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, जो ये दावा कर रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट है मतलब मैं हूं उसका हकदार। क्यों हूं हकदार? बाय वर्च्यू ऑफ एनी असाइनमेंट, अटैचमेंट और अदरवाइज। वो इसलिए कह रहा है कि मैं इसका हकदार हूं क्योंकि उसको असाइन कर दी गई है प्रॉपर्टी, या उसके द्वारा अटैच कर ली गई है। मान लो किसी और ने अटैच कर रखी थी प्रॉपर्टी, आपने उसको फिर पीआरओ जाके अटैच कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि वो भी पब्लिक ऑफिसर है, वो कहता है मैंने इसको अटैच किया हुआ। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि टाइटल या प्रायोरिटी का, तो वो जो टाइटल का प्रश्न तो किसी भी और पर्सन से हो सकता है जो कि डिफॉल्टर के अलावा कुछ कहता है कि मेरा टाइटल है इस प्रॉपर्टी पे, तो इसको अटैच मत करिए। या कोई दूसरा पर्सन पब्लिक ऑफिसर होते हुए कहता है कि मैंने इसको अटैच किया था। या इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है टाइटल या प्रायोरिटी का, कोई भी अगर क्वेश्चन उठता है, तो वो क्वेश्चन वो कोर्ट डिटरमिन करेगा। पीआरओ उस क्वेश्चन को नहीं डिटरमिन कर सकते हैं क्योंकि उस कोर्ट के अधीन है वो प्रॉपर्टी। और 32 है अटैचमेंट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। With the property to be attached consists of an interest of the defaulter being a partner in the partnership property। जहां पर इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है उसमें डिफॉल्टर जो है, जो कि पार्टनर है किसी भी फर्म में, और उस पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को अटैच करना, और उस पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में डिफॉल्टर का इंटरेस्ट है, यानी उसकी कुछ ओनरशिप है। तो जो टीआरओ है मे मेक एन ऑर्डर चार्जिंग द शेयर ऑफ सच पार्टनर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और टीआरओ क्या ऑर्डर करेंगे? चार्ज का ऑर्डर करेंगे कि हम प्रतिभागित कर रहे हैं उस शेयर को एज ए पार्टनर के पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और प्रॉफिट्स को हम चार्ज कर रहे हैं शेयर को और प्रॉफिट्स को विद पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर द सर्टिफिकेट। जब हमने प्रॉफिट्स पे और शेयर पे वो उनको प्रतिभागित कर दिया, किससे प्रतिभागित कर दिया? उसमें से पेमेंट किया जाए, पेमेंट ऑफ द अमाउंट जो सर्टिफिकेट में ड्यू, सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो ड्यू है, एंड मे बाय द सेम और सब्सिक्वेंट ऑर्डर अपॉइंट अ रिसीवर। और जो टीआरओ है he may appoint a receiver of the share of such partner in the profits। तो उस शेयर को रिसीव करने के लिए वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं शेयर, जो भी प्रॉफिट्स में शेयर उनको रिसीव करने के लिए, वेदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, चाहे वो पहले से डिक्लेयर कर दिया गया हो रहा हो या अप्रूव हो गए हों, एंड ऑफ एनी अदर मनी विच मे बिकम ड्यू टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, या कोई और राशि जो उसको ड्यू हो जाएगा फ्यूचर में, उसको भी रिसीव करने के लिए अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा रिसीवर का। एंड ही में डायरेक्ट, और टीआरओ डायरेक्ट कर सकते हैं कि अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज एंड मेक एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच इंटरेस्ट। और वो डायरेक्ट कर सकते हैं अकाउंट बनाए जाए, खाते बनाए जाएं और इंक्वायरीज की जाएं, और उस प्रकार से फिर वो एक ऑर्डर कर सकते हैं उस इंटरेस्ट के सेल का, या कोई भी और दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं, जैसा भी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी उस मामले के जो परिस्थितियां हैं उनको वो जरूरी कर रही हों, उस तरह का कोई भी ऑर्डर वो उस संबंध में कर सकते हैं। यानी पार्टनर किसी फर्म में पार्टनर है और उस पार्टनर पे टैक्स की डिमांड है, तो जो पार्टनर है उसको अगर टैक्स की डिमांड है और वो उस पर सर्टिफिकेट ड्रॉ कर दिया गया रहा है, तो जो भी शेयर है पार्टनर का और जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्रतिपादित करते हुए एक ऑर्डर टीआरओ करेंगे कि
उसमें से पेमेंट कर दिया जाए जो अमाउंट ड्यू है सर्टिफिकेट का। और उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं या उसके बाद के किसी ऑर्डर में वो लिख सकते हैं कि मैं एक रिसीवर अपॉइंट कर रहा हूँ जो कि पार्टनर के शेयर को रिसीव करेगा प्रॉफिट्स में, चाहे वो पहले से वेदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, चाहे वो प्रॉफिट पहले से डिक्लेयर कर दिया गया हो रहा हो, अप्रूव भी कर दिया गया, उसको रिसीव कर लेगा या किसी भी और पैसे को रिसीव कर लेगा जो ड्यू होगा बाद में। The other person shall be at the liberty at any time to redeem the interest charged, or in the case of a sale being directed to purchase the same. तो अगर कोई इंटरेस्ट का सेल ऑर्डर कर दिया गया है तो दूसरा पर्सन जो है जिनके केस में ऐसा किया गया है वो लिबर्टी पे होंगे कि वो जो भी इंटरेस्ट को चार्ज किया गया था, पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट था उस फॉर्म में, उसको रिडीम करवा लें। और या फिर अगर सेल डायरेक्शन दिया गया है तो उस सेल को वो खुद परचेज कर लें, तो उनके पास ये अदर पर्सन्स के पास ये राइट रहेगा, तो कि भी वो उसको खुद परचेज कर लें उस सेल को जो डायरेक्ट की हुई थी। जो भी अदर पर्सन्स हैं जो पार्टनर नहीं है उनके अलावा कोई भी अदर पर्सन को ये राइट है। So now we come to inventory. 33. In the case of attachment of movable property by actual seizure, जहां पर भी ये लिखा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्चुअल सीजर से अटैच किया जाएगा, इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच्ड बाय एक्चुअल सीजर, द ऑफिसर शैल आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रिपेयर एन इन्वेंट्री। तो ऑफिसर को एक पंचनामा बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी उस सारी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करने के बाद, स्पेसिफाइंग इन इट द प्लेस वेयर इट इज लॉज्ड, और उसमें स्पेसिफाई करते हुए कि कौन सी जगह में वो लॉज्ड है या रखी हुई है, एंड शैल फॉरवर्ड द सेम टू द टीआरओ, और उसको वो ऑफिसर जो हैं जिन्होंने उसको अटैचमेंट किया था सीजर से, वो उसको टीआरओ को फॉरवर्ड कर देंगे। किसको फॉरवर्ड कर देंगे? इन्वेंट्री को। एंड अ कॉपी ऑफ द इन्वेंट्री शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर टू द डिफॉल्टर, और उस इन्वेंट्री की एक कॉपी को जो टीआरओ हैं वो डिफॉल्टर को, टीआरओ के जो ऑफिसर हैं वो डिफॉल्टर को दे देंगे। और उसके बाद अटैचमेंट नॉट टू बी एक्सेसिव। द अटैचमेंट बाय सीजर शैल नॉट बी एक्सेसिव। सीजर से जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। दैट इज टू से द प्रॉपर्टी अटैच शैल बी एज नियरली एज पॉसिबल प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द वारंट। यानी जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है वो करीब करीब एज नियरली एज पॉसिबल, जितना संभव होगा, वो उस अमाउंट के प्रोपोर्शनेट होगी जो कि वारंट में स्पेसिफाइड होगा। So therefore, अटैचमेंट एक्सेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कुछ छोटी चीज़, छोटा अगर डिमांड है तो उसके पीछे बड़ी चीज़ अटैच नहीं कर लेना। 35 में द अटैचमेंट बाय सीजर शैल बी मेड आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। सीजर से जो अटैचमेंट है वो सनराइज के बाद और सनसेट से पहले करना, और अदरवाइज उसके अलावा दूसरे कोई तरीके से किसी और समय में नहीं करना। 36 है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एक्सेट्रा। जो ऑफिसर है जब उसको मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करनी है, जिसको पावर दिया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करना है, तो करेगा कैसे? तो तभी कर पाएगा जब उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि दरवाजे तोड़ सकता है, कहीं घुस सकता है उसको सीज करने के लिए। द ऑफिसर मे ब्रेक ओपन एनी इनर और आउटर डोर और विंडो ऑफ एनी बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग की बाहरी दरवाजा या अंदरूनी दरवाजा वो तोड़ सकता है खोलने के लिए, तोड़ के खोल सकता है और किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर सकता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, इफ द ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, अगर उस ऑफिसर के पास रीजनेबल आधार है ये विश्वास करने का। इट इज जस्ट लाइक हैविंग रीजंस टू बिलीव दैट सच बिल्डिंग कंटेन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। उसको रीजनेबल आधार है ये विश्वास करने का कि ऐसी बिल्डिंग में
वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो लायबल है सीजर के लिए अंडर द वारंट, जो वारंट इशू किया गया टीआरओ के द्वारा, एंड द ऑफिसर हैज नोटिफाइड हिज अथॉरिटी, और ऑफिसर ने अपनी अथॉरिटी को नोटिफाई कर दिया है, अपनी अथॉरिटी के बारे में नोटिफिकेशन दे दिया है या बता दिया है, एंड द इंटेंशन ऑफ ब्रेकिंग ओपन इफ एडमिशन इज नॉट गिवन, और उसने जो भी व्यक्ति वहाँ पे है उसे बता दिया है कि मेरे पास अथॉरिटी है यहाँ पे प्रवेश करने की, उसको दरवाज़ा तोड़ने की, और मेरा ये इंटेंशन है कि मैं तोड़ दूंगा दरवाज़ा अगर मुझे एडमिशन नहीं दिया जाता है। ही शैल हाउएवर गिव ऑल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू विमेन टू विड्रॉ, लेकिन वो सारी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वो देगा विमेन को कि वो विड्रॉ कर लें वहाँ से, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। नाउ वी कम टू सेल, पहले था अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ वी कम टू द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. So the tax recovery officer may direct that any movable property which is attached under this schedule or such portion thereof as may seem necessary to satisfy the certificate shall be sold. TRO डायरेक्शन दे सकते हैं कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया रहा है या उतना उसका पोर्शन जो कि ज़रूरी है सर्टिफिकेट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सर्टिफिकेट में डिमांड मेंशन्ड है या जो भी राशि मेंशन्ड है या जहाँ डीम टू बी मेंशन है सर्टिफिकेट में, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए। ये डायरेक्शन दे सकते हैं टीआरओ। अब वो डायरेक्शन देने के बाद क्या होगा, कैसे होगा ये काम? 38 में लिखा है कि वेयर एनी सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑर्डर्ड बाय द टीआरओ, जहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई सेल टीआरओ ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर 37 में हो गया, द टीआरओ शैल इशू अ प्रोक्लेमेशन, टीआरओ एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा इशू करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस जिले की भाषा में, ऑफ द इंटेंडेड सेल, जो मंशा है सेल करने की, उसके बारे में एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे स्पेसिफाइंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, जिसमें वो समय और जगह सेल की स्पेसिफाई करेंगे, एंड वेदर द सेल इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन और नॉट, और ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि जो सेल होगी इट विल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन और नॉट, कि सेल को कंफर्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मतलब एक्चुअल सेल करने से पहले फिर से कंफर्मेशन उसका किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी वो उसमें लिखेंगे, प्रोक्लेमेशन में उद्घोषणा में करेंगे। अब ये उद्घोषणा कैसे की जाएगी? कोई जरूरी नहीं कि लिख के की जाए, लेट्स सी कि ये उद्घोषणा कैसे की जाएगी। सच प्रोक्लेमेशन शैल बी मेड बाय बीट ऑफ ड्रम, इसको ड्रम बीट करके और अदर कस्टमरी मोड या दूसरे रीतियाँ जो रिवाज हैं, जो दूसरे रीति रिवाज हैं, उस तरीके से प्रोक्लेमेशन या उद्घोषणा की जाएगी। ए, इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी अटैच बाय एक्चुअल सीजर, अगर प्रॉपर्टी एक्चुअल सीजर से अटैच होती है तो घोषणा करने के लिए A1, in the village in which the property was seized, or if the property was seized in a town or city then in the locality, तब वो घोषणा को उस गांव में करना होगा जहां प्रॉपर्टी सीज की गई थी, या अगर वो शहर में या बड़े शहर में की गई थी तो उस लोकेलिटी में जिसमें वो सीज की गई। शहर तो बड़ा होता है, पूरे शहर में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, बस उस लोकेलिटी में घोषणा करनी है जिसमें उसका सीजर हुआ। एंड एट सच अदर प्लेसेस, और ऐसी दूसरी जगह पर भी ये घोषणा करना आवश्यक है, जो कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर डायरेक्शन देंगे कि इसका प्रोक्लेमेशन दूसरी जगह पर भी किया जाए। तो जहाँ जिस जगह के लिए भी वो प्रोक्लेमेशन देंगे वहाँ पर ये प्रोक्लेमेशन करना होगा। उसके बाद 39(1)(b) में कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल सीजर, इन सच प्लेसेस इफ एनी एज द टीआरओ में डायरेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक्चुअल सीजर से अटैच नहीं की गई है, और जैसे कई बार केवल नोटिस दे के वो सीज की जाती है, तो ये उद्घोषणा ऐसी जगहों पे की जाएगी
जहां पर टीआरओ डायरेक्ट करेंगे। और एक घोषणा की जो कॉपी है, कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन शैल आल्सो बी अफिक्स्ड इन अ कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द टीआरओ। टीआरओ के ऑफिस के एक कंस्पिकुअस पार्ट में भी इसको अफिक्स किया जाए। तो जो बीट ऑफ ड्रम या दूसरा कस्टमरी तरीका है, कस्टमरी मतलब जो रीति रिवाज है उस जगह के कि कैसे वहां घोषणा की जाती है। तो घोषणा जैसे आजकल रीति रिवाज ये है कि स्कूटर में माइक लगा के भी किया जाता है, वो भी किया जा सकता है। लोगों तक बात पहुंच जानी चाहिए, लाउड स्पीकर पर बोल के भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि नगाड़े ही बजाए जाएं या ड्रम ही बजाया जाए। कोई भी कस्टमरी तरीका जिससे कि घोषणा की जाती है वो तरीका अपनाया जा सकता है। सेल आफ्टर 15 डेज। अब 40 में कहा गया है एक्सेप्ट विद द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, सिवाय जहां पर वो प्रॉपर्टी तेजी से डिके हो रही है या प्राकृतिक रूप से डिके हो रही है, और व्हेन द एक्सपेंस ऑफ कीपिंग इट इन कस्टडी इज लाइकली टू एक्सीड इट्स वैल्यू, या जो खर्चा आ जाएगा उसको कस्टडी में रख, उसकी ये संभावना है कि उसके वैल्यू से वो ज़्यादा हो जाएगा। नो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस शेड्यूल शैल विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द डिफॉल्टर टेक प्लेस। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल इस शेड्यूल के तहत नहीं होगी बिना राइटिंग में कंसेंट के डिफॉल्टर के। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल इस शेड्यूल में, no sale of movable property on this schedule shall without the consent in writing of the defaulter take place। डिफॉल्टर की राइटिंग के कंसेंट, रिटर्न कंसेंट के बिना नहीं होगी until after the expiry of at least 15 days, जब तक कि कम से कम 15 दिन नहीं निकल जाएंगे, calculated from the date on which a copy of the sale proclamation was affixed in the office of the taxes of the officer। तो 15 दिन के पहले अगर करना है तो राइटिंग में कंसेंट लेना पड़ेगा डिफॉल्टर का, और नहीं तो जो प्रोक्लेमेशन की तारीख है, जिस तारीख में प्रोक्लेमेशन जो था सेल का वो अफिक्स किया गया था टीआरओ के ऑफिस में, उस तारीख से 15 दिन छोड़ के उसके बाद ही उसका सेल किया जा सकता है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, सिवाय जहां पर प्रॉपर्टी तेजी से या नेचुरल डिके हो जाती है, तो वहां पर तो किया जा सकता है सेल बिना रिटर्न कंसेंट के 15 दिन के अंदर भी, या जहाँ पे जो खर्चा है उसको रखने का वो भी अगर उसके वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है तो भी उसको सेल किया जा सकता है 15 दिन के भीतर। नाउ सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल कैसे किया जाएगा? 41 कहता है where the property to be sold is agricultural produce, जहाँ बेची जाने वाली प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, the sale shall be held if such produce is a growing crop on or near the land on which the sale such crop is grown, or if such produce has been cut or gathered at or near the threshing floor or place for treading out the grain or the like of fodder stack on or in which it is deposited। तो अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिसको बेचा जाना है, अगर वो बढ़ती हुई फसल है जिसको बेचा जाना है, तो वो ज़मीन पर या उस ज़मीन के पास ही उसको बेचा जाएगा जहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहा है। और यदि वो क्रॉप काट के गैदर कर लिया गया है उस थ्रेशिंग फ्लोर के पास गैदर कर लिया गया है, या जहाँ पर भी जगह है जहाँ पर ग्रेन को निकाला जाता है वहाँ गैदर कर लिया गया है, तो या फिर वो फॉडर स्टैक है जहाँ पे फॉडर का स्टैक बना दिया गया, भूसे का स्टैक, तो उस केस में वो ऑन और इन विच इट इज डिपॉजिटेड, जिस जगह में वो डिपॉजिट किया गया है वहाँ पे काट के वहाँ पे उसको सेल किया जा सकता है, बशर्ते कि टीआरओ में डायरेक्ट द सेल टू बी हेल्ड एट द नियरेस्ट प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। और टीआरओ की डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि जो नज़दीकी जगह है पब्लिक रिजॉर्ट की, यानी पब्लिक जहाँ पे जाती है आनंद मनाने के लिए, वहाँ पर भी डायरेक्शन दिया जा सकता है इसको सेल करने का, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोड्यूस इज देयरबाय लाइकली टू सेल टू ग्रेटर एडवांटेज।
कि अगर उसको लगता है कि उसका मत है कि उस तरह से प्रोड्यूस जो है वो और फ़ायदे में बिकेगी, तो जो नज़दीकी पब्लिक रिजॉर्ट की जगह है वहाँ पर भी सेल करने का डायरेक्शन PRO दे सकते हैं। 41(2) में कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी वेयर ऑन द प्रोड्यूस बीइंग पुट अप फॉर सेल, जब प्रोड्यूस को सेल के लिए पुट अप कर दिया गया, a fair price in the estimation of the person holding the sale is not offered for it, और उसके लिए एक फेयर प्राइस अगर नहीं ऑफर किया जा रहा है तो उस केस में and the owner of the produce or a person authorized to act on his behalf applies to have the sale postponed till the next day, जो प्रोड्यूस का ओनर है वो अप्लाई करता है कि प्रोड्यूस की सेल को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, और इफ ए मार्केट इज हेल्ड एट द प्लेस ऑफ सेल द नेक्स्ट मार्केट डे, और अगर वहाँ पे मार्केट लगता है जहाँ पर भी सेल किया जा रहा है तो अगले मार्केट के दिन के लिए उसको मुलतवी कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन करेगा जो भी ओनर है उस प्रोड्यूस का या उसका जो भी ऑथराइज पर्सन है वो एप्लीकेशन करेगा, और जब वो एप्लीकेशन करेगा तभी वो अगर वो फिट होगी बात, सही होगी बात कि जो फेयर प्राइस है वो नहीं ऑफर हो रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन होल्डिंग द सेल, जो भी पर्सन सेल को होल्ड कर रहा है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे दूसरा पर्सन हो जिसको सेल करने के लिए कहा गया हो, उस पर्सन के एस्टिमेशन में, उस पर्सन के अनुमान में, ये अनुमान लगाना उस पर्सन के द्वारा जो कि सेल कर रहा है कि सही प्राइस नहीं मिल रहा, और साथ में एप्लीकेशन भी आनी चाहिए ओनर की, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए अगले दिन के लिए, या अगर मंडी लगती है, मार्केट लगता है तो अगले मार्केट के दिन के लिए। हो सकता है कि मार्केट अगले दिन बंद हो तो अगला मार्केट का दिन जब भी होगा उसके लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। द सेल शैल बी पोस्टपोन्ड अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार सेल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। एंड शैल बी देन कंप्लीटेड, अगर उस पर्सन का एस्टिमेट है कि सही रेट नहीं मिला तो सेल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। एंड शैल बी देन कंप्लीटेड वट एवर प्राइस में बी ऑफर्ड फॉर द प्रोड्यूस, और उसके बाद बार बार पोस्टपोन नहीं कर सकते आप, एक बार केवल पोस्टपोन किया जा सकता है और उसके बाद वो सेल कंप्लीट कर दी जाएगी, चाहे कोई भी प्राइस ऑफर किया जाए उस प्रोड्यूस के लिए। अगर ऐसा होता है कि पोस्टपोनमेंट होता है तो पोस्टपोनमेंट के बाद फिर जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे ही उसको सेल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि बार बार उसको फिर पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। 42 में कहा गया है special provision relating to growing crops, where the property to be sold is a growing crop and the crop from its nature admits of being stored but has not yet been stored, the day of the sale shall be so fixed as to admit the crop being made ready for storing before the arrival of such day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for storing. अगर किसी कोई ऐसा ग्रोइंग क्रॉप है जो अपने प्रकृति की वजह से स्टोर किया जा सकता है, क्रॉप की ऐसी प्रकृति अगर है कि उसको स्टोर किया जा सकता है, इट एडमिट्स ऑफ बीइंग स्टोर, लेकिन अभी स्टोर किया गया नहीं रहा है, अभी नहीं स्टोर किया गया, तो सेल की तारीख जो है इस प्रकार से चुनी जाएगी। द डे ऑफ द सेल कैसे चुना जाएगा? as to admit of the crop being made ready for storing, जिससे कि क्रॉप को स्टोरिंग के लिए तैयार किया जा सके उस दिन के आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ सच डे। एंड द सेल शैल नॉट बी हेल्ड, और सेल नहीं आयोजित की जाएगी until the crop has been cut or gathered, जब तक कि ऐसा नहीं होगा कि क्रॉप को काट लिया गया हो या इकट्ठा कर लिया गया हो, एंड इज रेडी फॉर स्टोरिंग, और वो स्टोर करने के लिए तैयार हो, तब तक वो सेल नहीं की जाएगी। अगर वो प्रोड्यूस ऐसी है जिसको स्टोर किया जा सकता है, तो चूंकि ऐसा है कि अगर वो प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए तैयार नहीं है और आपने उसको बेच दिया आधी कटी सिचुएशन में, और दूसरे आदमी के पास समय नहीं है उसको स्टोर करने का, तो खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है जिसमें कि प्रोड्यूस हालांकि ग्रोइंग क्रॉप है
लेकिन वो ऐसा क्रॉप है जिसको स्टोर किया जा सकता है, तो वेट कर लीजिए, उसको ऐसी पोजीशन पे ले आइए जब वो काट के और स्टोर किया जा सके, और उसके बाद उसको काट के गैदर करके और स्टोर करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसका सेल कर दीजिए, जिससे वो बीच की कंडीशन में ना रहे। ऐसा ना हो कि स्टोर ना हो पाए, स्टोर करने के लिए तैयार नहीं हो पाई और आपने इधर सेल कर दिया, और हो सकता है कि आपको सही रेट भी ना मिलेगा। 42.2, where the crop from its very nature does not admit of being stored or can be sold to greater advantage in an unripe stage. या तो क्रॉप ऐसा है जिसको कि स्टोर नहीं किया जा सकता, जैसे वो राइप होगा तुरंत बेचना पड़ेगा, या फिर ऐसा है जो कि अगर बिना पके बिकेगा तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, जैसे हरा गेहूँ, एज ग्रीन व्हीट। सो इट मे बी सोल्ड बिफोर इट इज कट। ऐसे कंडीशन में उसको बेचा जा सकता है उसको कटने से पहले और उसको गैदर करने से पहले। एंड द परचेजर शैल बी एंटाइटल्ड टू एंटर ऑन द लैंड। और परचेजर जो भी होगा वो हकदार होगा कि जमीन में प्रवेश करे, एंड टू डू ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ टेंडिंग और कटिंग और गैदरिंग द क्रॉप। और वो सब काम वो फिर परचेजर कर सकता है उसको टेंडिंग, कटिंग या गैदरिंग करने के लिए उस क्रॉप की। क्योंकि जो भी परचेजर है वो प्रोड्यूस स्टोर तो हो नहीं सकता, उसको कच्चा कंडीशन में ही बेचा जा रहा है, तो परचेजर को अधिकार होगा कि उस लैंड में एंटर करें। लैंड किसी और का है, उसमें एंटर करने का राइट तो देना पड़ेगा परचेजर। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ रूल 42, and we'll start with rule 43 in the next session.